हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कल हमने CHO सन 2020 के MCQs सोल्व किए थे। उन्हीं MCQs को आज हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की जो जनसंख्या है उसमें से 17% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है। कहाँ रहती है? इंडिया के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर जो कैलोरीन हम डालते हैं उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? पर लीटर के हिसाब से पूछा है। पर लीटर के हिसाब से कितना कैलोरीन हम लेंगे? कितना कैलोरीन हम लेंगे? तो आंसर आपका है, कितना कैलोरीन लेते हैं हम? 0.5 mg पर लीटर। 0.5 mg पर लीटर कैलोरीन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई? इंडिया के अंदर कब लॉन्च की गई? इम्प्लीमेंट की गई। तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो इंडिया के अंदर 2000 के अंदर सन 2000 में इम्प्लांट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ? नेशनल NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर कब लॉन्च हुआ? तो NRHM कब लॉन्च हुआ? सन 2005 में NRHM लॉन्च हुआ, सन 2005 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? जो एक आशा होती है वो कितनी पॉपुलेशन के अंदर, एक जो आशा होती है वो कितनी पॉपुलेशन में एस्टैब्लिश होती है? कितनी पॉपुलेशन में पोस्टेड होती है? तो जो एक आशा होती है वो 1000 की पॉपुलेशन में एवरी 1000 पॉपुलेशन के अंदर पोस्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो इंडिया के अंदर से इराडिकेट हो गई है? इंडिया के अंदर से इराडिकेट हो गई है। कौन सी डिजीज़ है? मलेरिया अभी नहीं हुआ है, मलेरिया के लिए सन 2035 तक का प्लान है। HIV नहीं हुआ है। नारू रोग नहीं हुआ है। घेंगा नहीं हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा नारू रोग। नारू रोग मतलब गुनिया वॉर्म डिजीज़। कौन सी हो गई है? गुनिया वॉर्म डिजीज़। यानी कि जो नारू रोग है वो क्या हो गया है? इंडिया से इराडिकेट हो गया है। घेंगा किसको बोलेंगे? गोइटर को। किसको बोलेंगे हम? गोइटर को। किसको बोलेंगे? गोइटर को। और नारू रोग किसको बोलेंगे? गुनिया वॉर्म डिजीज़। तो इंडिया के अंदर से कौन सी हो गई है? नारू रोग क्या हो गया है? इराडिकेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? डेथ एंड बर्थ जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हैं उसके हिसाब से डेथ का और बर्थ का दोनों का रजिस्ट्रेशन 21 दिन के अंदर अंदर हमें करवा लेना चाहिए। कितने दिन के अंदर अंदर? 21 दिन के अंदर अंदर। डेथ और बर्थ दोनों का रजिस्ट्रेशन हमें 21 दिन के अंदर अंदर करवा लेना। डेथ होती है उसके 21 के दिन के
अंदर अंदर हमें बर्थ होने के उसके 21 दिन के अंदर अंदर हमें डेथ एंड बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। किसके अनुसार? बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा वैक्सीन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जो मेजल्स वैक्सीन है उसको हम किस रूट से देते हैं? तो जब भी हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे तो जो सबक्यूटेनियस रूट हैं उससे एक ही वैक्सीन हम देंगे, वो कौन सी देंगे? मेजल्स देंगे। सबक्यूटेनियस रूट से कौन सी दी जाती है? मेजल्स ही दी जाती है। इंट्राडर्मल की बात करें तो BCG इंट्राडर्मल रूट से देते हैं और बाकी बची हुई वैक्सीन को हम इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो एक जो एडल्ट व्यक्ति है, एडल्ट व्यक्ति का जो BMI है वो कितना होना चाहिए? तो जो BMI है वो कितना होना चाहिए? एडल्ट व्यक्ति का BMI, अगर नॉर्मल BMI की हम बात करें, नॉर्मल लेवल ऑफ BMI, तो नॉर्मल लेवल ऑफ जो BMI होता है वो होता है 18.5 से 24.9, 18.5 से 24.9। तो हमारे क्वेश्चन में है क्या इसके अंदर आंसर में? तो हमारे आंसर में है 20 से 25। कितना है? 20 से 25। तो ये हमारा नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति का BMI होगा। BMI निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर जो BMI का जो फॉर्मूला है वो है। अगर मान लो लेस देन 18.5 क्या आ रही है? BMI आ रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे अंडरवेट। क्या बोलेंगे इसको? अंडर वेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडर वेट बोलेंगे। वहीं बात करें अगर मोर देन किसी व्यक्ति की जो BMI है, किसी व्यक्ति की जो BMI है वो 25 से लेकर 29.9 तक आती है, 29.9 तक अगर आती है तो इसको हम बोलेंगे ओवर वेट। क्या बोलेंगे इसको? ओवर वेट बोलेंगे। तो ओबेस किसको बोलेंगे? 30 से अगर ज़्यादा BMI आ रही है तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे ओबेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ओबेस बोलेंगे। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्न किस्म से क्या दिया जाता है? तो जब भी हम बच्चों को क्या देते हैं? ORS देते हैं, तो ORS के साथ हम क्या देंगे? जिंक टैबलेट देंगे। क्या देंगे उनको? जिंक टैबलेट साथ में देंगे ORS के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती? तो पोस्टमार्टम हेमरेज में हम कौन सी दवा काम में नहीं लेंगे? तो पोस्टमार्टम में हम क्या नहीं लेंगे? ऑक्सीटोसिन नहीं लेंगे। कि ऑक्सीटोसिन क्या करती है? जो टोसिन होती है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देती है? कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना रहेगी, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन हम नहीं देंगे। कौन सी हम देंगे? मेथार्जिन देंगे, मेफेप्रिस्टोन देंगे, मिजोप्रोस्टोन देंगे, लेकिन कभी भी ऑक्सीटोसिन पोस्टमार्टम हेमरेज वाले पेशेंट को नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव की संभावित तिथि पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस कितने दिन जोड़ते हैं? तो हम अगर EDD निकाल रहे हैं तो EDD के लिए हम कितना इस ऑप्शन के हिसाब से जोड़ेंगे?
तो जो निगल्स रूल हैं उस रूल के हिसाब से हम क्या जोड़ेंगे, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, क्या जोड़ेंगे, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला में सामान्यतः श्वसन दर कितनी होती है? तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है एक प्रेग्नेंट महिला में? तो एक नॉर्मल, अगर बात करें नॉर्मल रेस्पिरेशन की, एक नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेशन की, तो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है 12 से 20 होता है प्रति मिनट। लेकिन अगर यहाँ पूछा है कि एक प्रेग्नेंट महिला में कितनी होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो प्रेग्नेंट महिला में होती है 18 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। कितनी होती है? 18 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती हैं? तो जो फीटोस्कोप हैं उससे हम FHR फीटल हार्ट साउंड कितने वीक में सुन सकते हैं? तो फीटोस्कोप से हम सुन सकते हैं 20 वीक में। वहीं अगर बात करें डॉपलर की, डॉपलर से अगर फीटल हार्ट साउंड सुन रहे तो कौन से वीक में हम सुन सकते हैं? 10 to 12 वीक में डॉपलर के माध्यम से हम फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिया कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू WHO हीमोग्लोबिन का लेवल कितने से कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे एक प्रेग्नेंट महिला में। तो अकॉर्डिंग टू WHO हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 11 ग्राम % होने पर हम उस महिला को क्या बोल सकते हैं? एनीमिया कह सकते हैं। उस डिजीज को हम क्या बोल सकते हैं? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCD का क्या तात्पर्य है? तो जो IUCD की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ IUCD? तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, क्या है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको हम फुल फॉर्म यह है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट हम कितनी मानते हैं? तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 से 160 ब्रीथ पर मिनट, बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्न की जांचें की जानी चाहिए। तो ANC से पहले हम कौन सी जांचें, ANC में हम कौन सी जांचें करती हैं? एंटीनेटल केयर में हम कौन सी जांचें करेंगे? तो एंटीनेटल केयर में कौन सी जांचें हम कर सकते हैं? हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और SCG। हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और SCG हम ANC में करेंगे। तो ANC डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और SCG। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला को 4 माह गर्भ पर टिटनस टॉक्साइड का पहला टीका लगा। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई हैं, तो आप TT के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? एक प्रेग्नेंट लेडी है जो 4 मंथ में क्या करती है? TT वैक्सीन लगवा लेती है और आपके पास 8th, अब उसकी जो पीरियड हो गया वो 8th क्या हो गया? मंथ हो गया है। तो 8 मंथ में अगर आपके पास आती है तो आप क्या करोगे? तो व्हाट विल यू डू? तो क्या करोगे आप कि भैया कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक टीका लगा है। तो जब हमें पता है कि प्रेगनेंसी में क्या होते हैं? 2 टिटनस की
वैक्सीन लगती है। क्या लगती है? 2 टिटनेस की वैक्सीन लगती है। तो एक तो 4 महीने में लग चुका है, तो दूसरा हमें जब भी अपने पास आएगी तब लगा देना। तो टीटी का दूसरा टीका तत्काल आप लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए इनमें से जो केमिकल हम यूज लेते हैं, जो केमिकल यूज लेते हैं उस केमिकल का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल हम यूज में लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों लेते हैं कि ये जो एडल्ट और जो फिटल हीमोग्लोबिन होता है उनको क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है। क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है फिटल और एडल्ट हीमोग्लोबिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? इनमें से कौन कौन से जो टेस्ट हमें प्रेगनेंसी के दौरान करने चाहिए? तो प्रेगनेंसी के दौरान इनमें से हमें HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के टेस्ट करना चाहिए। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का टेस्ट हमें करना चाहिए ड्यूरिंग ANC के टाइम, एंटीनेटल केयर के टाइम हमें HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का टेस्ट करवाना चाहिए एक प्रेग्नेंट महिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? तो जब भी हम पार्टोग्राफ को देखते हैं तो अलर्ट लाइन और जो एक्शन लाइन होती है पार्टोग्राफ के, उसके बीच में जो इंटरवल होता है वो इंटरवल कितना होता है? तो जो इंटरवल होता है वो 4 आवर्स का होता है। तो जो भी 2 लाइनें होगी ऐसी, एक लाइन तो होगी अलर्ट लाइन और दूसरी होगी एक्शन लाइन। इन दोनों लाइनों के बीच में जो इंटरवल होगा वो कितना होगा? 4 आवर्स का होगा। कितने आवर्स का होगा? 4 आवर्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान करवा देना चाहिए? तो बर्थ के कितने टाइम के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर नॉर्मल डिलीवरी है। क्या है? नॉर्मल डिलीवरी है तो आपसे लेकर 1 आवर्स के अंदर हमें क्या कर देना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, हाफ एंड 1 आवर्स में। और अगर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी है यानी कि ऑपरेशन से होता है तो आफ्टर 4 आवर्स के बाद हमें क्या कर देना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। 4 घंटे के बाद हमें क्या करवाना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 आवर दिया है तो 1 आवर भी राइट है, तो आप टू 1 आवर्स के अंदर हमें क्या करवा देनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल लेबर होता है, उसमें कितना ब्लड लॉस होता है? ब्लड लॉस के बारे में पूछा है एक नॉर्मल डिलीवरी में। अगर नॉर्मल डिलीवरी में बिटवीन या लेस देन 5 ml लॉस हो रहा है तो इसको हम नॉर्मल ब्लीडिंग लॉस बोलते हैं। लेकिन अगर मोर देन 1000 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेमरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पोस्टमार्टम हेमरेज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार प्लेजेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? तो प्लेजेंटा या ब्लड कंटेंट जो भी ये होंगे, ब्लड कंटेंट्स जो भी पार्ट्स होंगे उनको किस में डालते हैं हम? येलो में डालते हैं। किस में डालते हैं? येलो में डालते हैं। किस में डालेंगे? येलो में डालेंगे। ये बॉडी पार्ट्स हो गए या ब्लड कंटामिनेटेड हो गए या पस कंटामिनेटेड हो गए, जो भी इन्फेक्टेड होते हैं उन सभी को हम किस में डालेंगे? येलो में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जो
मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एमएमआर, एमएमआर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है भारत के अंदर? तो इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या है? रक्तस्राव। रक्तस्राव मतलब हेमरेज। हेमरेज क्या है? मोस्ट कॉमन कारण क्या है इंडिया के अंदर? एमएमआर का मोस्ट कॉमन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? अगर कोई मेल और फीमेल अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं तो उस सेक्स के कितने घंटे के अंदर अंदर हमें कोई टैबलेट ले लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में कितने घंटे के अंदर हम जो प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी? तो कौन सी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हम कितने घंटे के अंदर अंदर हमें ले लेना चाहिए? तो 72 घंटे के अंदर हमें क्या लेना चाहिए? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगला क्वेश्चन है, पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन लेबर के कितने समय बाद हमें करवाना चाहिए? तो जो पोस्टमार्टम हम स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं महिला का, स्टेरिलाइजेशन हम जो करवा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी हम जो करवा रहे हैं, नसबंदी हमें लेबर के कितने समय के बाद करवानी चाहिए? तो जो नसबंदी हम करवाते हैं वो 74 आवर्स टू 7 डेज़ के बाद हमें करवानी चाहिए। 74 आवर्स टू 7 डेज़ के बाद हमें करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? तो जो वेसेक्टोमी करवा रहे हैं, वेसेक्टोमी के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं वो कितने समय तक यूज़ में लेना चाहिए वेसेक्टोमी करवाने के बाद भी? तो अगर किसी आदमी ने वेसेक्टोमी करवाई, यानी किसी मेल ने एक वेसेक्टोमी करवाई, वेसेक्टोमी करवाने के बाद कितने समय के बाद उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने समय तक यूज में लेना चाहिए? तो इस मेल को 3 महीने तक जो कॉन्डम है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका यूज में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कि वेसेक्टोमी के बाद भी जो कुछ स्पर्म होते हैं वो नलिकाओं में बच जाते हैं और उन नलिकाओं से निकलने के लिए उनको 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने के बाद वो कंप्लीट क्या हो जाएंगे? वॉश हो जाएंगे, और वॉश होने के बाद फिर उसको किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 माह तक किसी व्यक्ति को वेसेक्टोमी करवाने के बाद क्या लेना चाहिए? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LNG IUCD को कितने समय में बदल लेना चाहिए? तो जो LNG है ये कितने समय के लिए लगाई जाती है? तो जो LNG होती है वो कितने समय के लिए लगाते हैं हम? तो LNG को हम कितने वर्ष के लिए लगाएं? LNG को हम 5 ईयर तक लगाते हैं। 5 ईयर के बाद LNG को क्या करना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि LNG को हम कितने समय के लिए लगाते हैं? तो 5 साल के लिए हम LNG को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉरएथियोड्रोन एनाथेट गर्भधारण के कितने समय के लिए बचाता है? तो जो एनीटेन है वो कितने लोगों के लिए इफ़ेक्टिव रहता है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए? तो जो NETEN अगर किसी को लगा रहे हैं हम तो ये कितने समय के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेग्नेंट होने के लिए बचाता है? तो ये कितने महीने के लिए लगाता है? 2 माह के लिए प्रोटेक्ट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, या 2 महीने तक क्या होता है? इफेक्ट इसका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव कौन सा है? तो IUCD आपने लगाई और IUCD लगाने के बाद जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है IUCD लगाने का वो कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन जो इफ़ेक्ट है IUCD लगाने के बाद वह है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की संभावना
रहेगी। किसकी रहेगी? ब्लीडिंग होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। पहला और मोस्ट कॉमन सिम्टम। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछ ले, सेकंड अगर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछ ले कि IUCD लगाने का, तो वो होगा पेन होगा। क्या होगा? पेन होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? तो HIV जो संक्रमण होता है उसको पता लगाने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज लेंगे? कौन सी टेक्निक यूज लेंगे हम? आंसर है हमारा वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा टेस्ट। कौन सा लेंगे हम? वेस्टर्न ब्लॉट और एलाइजा टेस्ट हम करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली पोषक संबंधी कमी कौन सी है? तो जो एडोलसेंट एज है, एडोलसेंट एज में कौन से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? और जो डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिल रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो हमें देखने को मिल रही है वो कौन सी है? वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वो एडोलसेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किशोर अवस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जो एडोलसेंट डेथ होती है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है? मोस्ट कॉमन क्या है? एडोलसेंट डेथ का। तो एडोलसेंट डेथ का जो मोस्ट कॉमन कारण क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। क्या होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा एडोलसेंट का मृत्यु का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जो पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ पाया जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पाया जाएगा? देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलत होता है। ऐसा सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो ओनली पुरुषों में पाया जाएगा, लेकिन आपका जो ये सोच है वो गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा पुरुषों और महिलाओं में दोनों में क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलत होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल में ही नहीं पाया जाता बल्कि फीमेल्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर बाल्य बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज दी जाती है। तो जो एडल्ट मेल और फीमेल होते हैं उनमें हम एल्बेंडाजोल की जो डोज होगी वो कितनी देते हैं? तो मेल और फीमेल में जो एल्बेंडा डोज की होगी 400 mg HS हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन किसे कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम किसे कहेंगे? इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहेंगे? ऐसी डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा नहीं फैलती उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। वहीं बात करें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहेंगे? ऐसी डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है उसे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ का उदाहरण कैसा है? मलेरिया हो गया, कोरोना वायरस हो गया, मिजल्स हो गया, ये कैसे फैलती है? और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहेंगे हम? कैंसर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल। हाइपरटेंशन ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल। ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्यतः ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मल BP कितना होता है एक एडल्ट व्यक्ति में? तो एडल्ट व्यक्ति में हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होगा 120 होगा और डायस्टोलिक होगा वो 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में जो प्रमुख लक्षण पाया जाता है वो क्या है? तो डायबिटिक मेलाइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो कार्डिनल साइन होंगे वो क्या होंगे? कार्डिनल साइन क्या होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के? तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के साइन क्या होंगे? 3P साइन पाए जाते हैं। 3P साइन पाया जाता है। 3P साइन मतलब
पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। पोलीयूरिया का मतलब होता है पेशेंट को अत्यधिक यूरिनेशन होना, पोलीडिप्सिया का मतलब होता है पेशेंट को अत्यधिक प्यास लगना, और पोलीफेजिया का मतलब होता है अत्यधिक भूख लगना। यानी कि तीनों ऑप्शन आपके क्या है, राइट है, तो उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? तो नॉर्मल HbA1c जो होता है वो होता है कितना होता है, बिलो लेस देन 5.7, कितना होता है, लेस देन 5.7 है, बिलो 5.7 नॉर्मल होता है। अगर 5.7 से लेकर 6.4 तक है तो प्री डायबिटीज इसको हम कहेंगे, और मोर देन 6.5 है, मोर देन 6.5 है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायबिटिक कंडीशन बोलेंगे। तो आपके ऑप्शन यहाँ क्या आ रहा है, 5.7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन में 5.7 नहीं है, 6 है, तो 6 से भी कम वाले को हम क्या बोलते हैं, HbA1c बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वैक्स में रैंडम ब्लड शुगर की मात्रा से अधिक का संदेह होना क्या कहलाता है? कितनी मात्रा ज़्यादा होगी रैंडम, अगर आपने रैंडम ब्लड शुगर लिए उससे अगर कितनी ज़्यादा होगी उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलेंगे। तो कितनी ज़्यादा होगी, मोर देन 200 mg/dl से अगर ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलेंगे। रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से अधिक पाई जा रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया हमेशा डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? तो मानव शरीर में कैंसर कैसे फैलता है? तो मानव शरीर में हम लिम्फेटिक के द्वारा और ब्लड के द्वारा, दोनों के द्वारा कैंसर फैलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर ब्लड में कैंसर है तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरी सेल्स में जाएगा, और तो वहाँ पर भी सेल्स के द्वारा, ब्लड के द्वारा कैंसर फैलेगा। वहीं लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से और ब्लड के माध्यम से मानव शरीर में कैंसर फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। कौन सा कारण बेस्ट टाइम ब्रेस्ट जो कैंसर होता है उसका जो वो है वो कौन सा नहीं है, कौन सा कोज नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का इनमें से? तो कौन सा कोज नहीं है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी नहीं होंगे। देखो, अगर एक्सरसाइज आप ज़्यादा करते हो तो भी नहीं होगा, एक्सरसाइज आप कम करते हो तो भी ब्रेस्ट कैंसर आपको नहीं होता है। लेकिन लेट मेनोपॉज वाले को होने की संभावना है, जिसका वेट ज़्यादा है उसको होने की संभावना है, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने वाली महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। लेकिन एक्सरसाइज करना या ना करना इससे आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो बेस्ट टाइम फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है बेस्ट टाइम कौन सा है? तो 7 जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे के 7 से 10 दिन के बाद, यानी कि 7वें दिन से लेकर 10वें दिन तक हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान क्या ले रहे हो, तंबाकू ले रहे हो, तंबाकू कंज्यूम कर रहे हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होने की पॉसिबिलिटी रहेगी? तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट लेडी
अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तंबाकू कंज्यूम कर रही है, तंबाकू ले रही है, स्मोकिंग कर रही है, तो उस समय उसके बेबी जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, LBW होगा। क्या होगा, LBW होगा। इन महिलाओं से जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या होंगे, लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं। तो इंसुलिन इंजेक्शन अधिकतर कौन सी डिजीज़ में हम देते हैं, तो इंसुलिन जो हम देंगे वो देंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में देंगे। क्यों देते हैं, क्योंकि इनमें जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। अगर पेनक्रियाज फेल हो जाएगा तो उस कंडीशन में इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं हो पाएगा, और इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा तो फिर हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन कितनी मात्राओं की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मल आयोडीन लेवल कितना हमें चाहिए, एडल्ट व्यक्ति का डेली आयोडीन कितना चाहिए, तो डेली आयोडीन हमें चाहिए 100 से 150 मिलीग्राम हमें आयोडीन रोज चाहिए एक एडल्ट व्यक्ति में। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए हम HPV वैक्सीन हम देते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन हम देंगे। कौन सी देंगे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। IPV हम देते हैं पोलियो के लिए, पोलियो से प्रोटेक्ट के लिए, DPT डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनस के लिए देंगे। और हेपेटाइटिस की वैक्सीन हम हेपेटाइटिस से प्रोटेक्ट के लिए देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट CHO MCQs। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।